ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे बड़ी खबर की। कल आपके कमेंट सेक्शन देख के लगा कि यार एक खबर को मिस आउट नहीं करना चाहिए था, उसकी चर्चा करूंगा आज डिटेल में। कल मैंने मिस किया, जानबूझ के किया है, किस लिए किया उसकी चर्चा करेंगे। इजराइल हमास वॉरफेयर की आज इस पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। बेसिकली चर्चा करेंगे इसका बाजार पे कितना प्रभाव पड़ सकता है। अभी तक आपने 1000 वीडियो में देख लिया होगा, मैं अपने ओपिनियन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टेकअवे की बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट जरूर हुई है, लेकिन कुछ सपोर्ट के पास भी आ रहे हो। कहां पे वो सपोर्ट है, ऑप्शन चेन, टेक्निकल, सारी चीज देख के बाजार का स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर एक बार ये पहले पार्ट में देख लेते हैं तो दूसरे पार्ट में बचता क्या है, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मतलब सिंपली अपना एक दिमाग माइंड मेकअप करेंगे कि यहां पे आने पे इस लेवल पे क्या करना है। अब सवाल है किस लेवल पे क्या करना है, तो लेवल्स निकालेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकालेंगे, और जो सबसे मजबूत सपोर्ट होगा उसको भी आपको बताएंगे, जहां पे डेफिनेटली मान लो बुल्स की एंट्री होनी होगी, जहां से शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर के साइड जहां पे बेयर्स की एंट्री होगी, कहां से बेचना नहीं है, बिल्कुल क्लियरली। अच्छा, किसी भी पार्ट पे अगर आप स्किप करना चाहते हो तो क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, स्किप कर लोगे और क्या करोगे। आइए सबसे बड़ी खबर की चर्चा कर लेते हैं। इजराइल हमास वॉरफेयर। मैंने कल इसको मिस आउट किया, लेफ्ट आउट किया, क्योंकि मेरी नजरों में सबसे बड़ी खबर नहीं है। ठीक है यार, देखो हर एक खबर इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन किस पहलू में आप इसको देख रहे हो। मेरा चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल है, मेरा चैनल, या आप खुद एज अ ट्रेडर देख रहे हो, आप इसको एज अ जियो पॉलिटिकल इवेंट नहीं देख रहे हो या एज अ न्यूज नहीं देख रहे हो। क्या ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है? हाँ। क्या ये इस समय की सबसे बड़ी खबर स्टॉक मार्केट के लिए है? क्या इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा पड़ेगा? मेरा मानना है नहीं। और उसका मैं आंसर देता हूं क्यों मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या हुआ है जो अभी तक आपको पता है, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, क्यों मैं मानता हूं कि लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा, इसको मैं बताऊंगा। और तीसरा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब स्टॉक मार्केट इस खबर की वजह से काफी बड़ा गिर सकता है, वो एक कंडीशन की चर्चा करेंगे। जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है ना इस वॉर में, तब तक मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, कितना भी लड़ाई करो। हाँ, सबसे पहले हुआ क्या है, इजराइल पर हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा बहुत ही ब्रूटल हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। जो आपने भी अभी तक देख लिया होगा, न्यूज में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। बेसिकली ये हुआ, 5000 रॉकेट दागे गए हैं, काफी इनोसेंट लोगों, बच्चों, फीमेल्स, सबकी डेथ हुई है। हमेशा हाईलाइट करते हैं एक तरफ की न्यूज वाले, लेकिन हाँ, यहाँ पे इजराइल के ऊपर एट्रोसिटीज की गई है। चलो, बिल्कुल सिंपली है। लेकिन क्यों इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे? क्योंकि आप देखो, ये लड़ाई किसके बीच में है। ये एक इजराइल, जो कि एक देश है, जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि आपने देखा ना यार, रशिया यूक्रेन का वॉर था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है अगर आप जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी देखोगे, क्योंकि ये दो बड़े देशों के बीच की लड़ाई है। यूक्रेन भी अपने हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, और रशिया तो इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, रशिया के पास क्रूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे किसकी लड़ाई है? इसराइल की, जो कि हाँ जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली 500 बिलियन की जीडीपी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हमारे भी टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में आता है, लेकिन लास्ट में कहीं पे आता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट से देखोगे। दूसरी एक और बात है, किसके साथ लड़ाई है? क्या किसी देश के ऊपर लड़ाई है? भाई, रशिया एक देश है, यूक्रेन एक देश है, दो देशों के बीच की लड़ाई है। यहां किसकी लड़ाई है? यहां पे इसराइल युद्ध कर रहा है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के साथ। क्या ये कोई देश है? नहीं। फिलिस्तीन को अगर आप देश मान लो, और मान लो कि हमास बेसिकली फिलिस्तीन है और उनके बीच में लड़ाई चली है, तो भी फिलिस्तीन का कोई भी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था पे, स्टॉक मार्केट पे, उनके हिसाब से क्या कोई इंपॉर्टेंस है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कह लो जीरो है। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी आपको एक बात देखनी है, ये युद्ध चल कहां पे रहा है। ये इजराइल का देश है, जो आपको यहां पे दिख रहा है। ये बेचारा इस टाइप का कुछ रेक्टेंगुलर शेप या जिस भी शेप का आप कह लो,
उसके एक छोटे से हिस्से में लड़ाई चल रही है। कहाँ पे चल रही है? ये गाज़ा स्ट्रिप है। बेसिकली ये गाज़ा स्ट्रिप एक छोटा-सा एरिया है इज़राइल में ही, जहाँ पे ये हमास नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ से ऑपरेट करती है। बेसिकली आप मान लो भारत में जिस तरह से एक समय पे जम्मू एंड कश्मीर थे या कश्मीर था स्पेसिफिकली, उसी तरह से इनका कश्मीर गाज़ा स्ट्रिप है। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ बेसिकली, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूँ, एकदम बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ जाए, तो समझ लो कि गाज़ा स्ट्रिप एक समय पे जैसा हमारा कश्मीर था वैसा है। और यहाँ पे हमास नाम के टेररिस्ट हैं जिन्होंने दबा के रॉकेट से अटैक किया है और बहुत सारे इनोसेंट इजरायली लोगों को मारा है। अब क्या हो रहा है? इजराइल ने किस पे युद्ध छेड़ा है? किसी देश पे नहीं, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। इजराइल कसम खा रहा है कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मैं खत्म कर दूंगा। तो इसका स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपने देश के अंदर या उसके आसपास, अपने बॉर्डर के आसपास अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, न्यूज बहुत बड़ी है, लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। पिछले जब से इजराइल बना है यार, 70-75 सालों से ये युद्ध कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ है और पता नहीं कब सॉल्व होगा। इस बार जरूर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी काफी ज्यादा है पहले से। रॉकेट के हमले अभी कुछ मतलब पिछले साल ही हुए थे यार, रॉकेट के हमले जब उनके आयरन डोम ने रोक लिया था। इस बार क्या हुआ कि आयरन डोम रोक नहीं पाया है। बट हाँ, इस बार थोड़ी ज्यादा लड़ाई है, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। कितना इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन क्यों नहीं पड़ेगा आपको ये समझना है कि ये एक लोकेशन पे स्पेसिफिक लड़ाई चल रही है दो ऐसी पार्टीज के बीच में जो शायद स्टॉक मार्केट के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे इस युद्ध से ज्यादा कोई चिंता नहीं हो रही है यार। जब रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में हम लोग लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, हाँ, उस समय भी हमने एक दो दिन के लिए रिएक्ट किया था, याद होगा ना? आई थिंक 24 फरवरी की डेट थी जब युद्ध हुआ था रशिया यूक्रेन का। 2-3 दिन 4 दिन हमने रिएक्शन दिया था, लेकिन उसके बाद हम नॉर्मल हो गए, रिकवर कर गए। बिल्कुल यहां पे मेरा मानना है कि उससे भी कम रिएक्शन होगा। अब कब ये युद्ध प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कब ये युद्ध की वजह से बड़ी गिरावट होगी, उस पे जाने से पहले मेरा क्या मानना है, इस युद्ध की वजह से मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट 2 से 3% से ज्यादा गिरेगा। हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट अभी हम कितने गिरे हैं? आज मान लो हम लगभग 0.75%, अगर इस खबर की वजह से आप मानते हो, जो मैं नहीं मानता कि इस खबर की वजह से गिरा है। लेकिन अगर कल क्या होता है, सेंटिमेंट खराब होता है, एफआईआई बेचते हैं, उसकी वजह से हम और गिर जाते हैं, लगभग 1% और गिर जाते हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में आते हो, जो मुझे लगता है कि फिर एंट्री के लेवल बनेंगे। इस खबर के मुझे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। इस खबर का खतरा कब हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इस खबर से बड़ा खतरा तब है जब इनके आसपास के जो देश है ना, देखो इस्लामिक देश कुछ हद तक, खतरा क्या है कि इजराइल जो कि एक ज्यूइश देश है और इसके आसपास सारे इस्लामिक देश हैं। खतरा तब होगा जब ये लड़ाई ज्यूज वर्सेस इस्लामिक कंट्रीज के बीच में हो जाएगी, यानी इजराइल वर्सेस अरब नेशन हो जाएगी, तब बहुत खतरा होगा। और ये वॉर हो चुकी है, अगर आप इतिहास देखोगे तो इनकी वॉर इस तरह से हो चुकी है, तब खतरा बनता है। अगर इस युद्ध में ईरान कूद जाता है, अब ईरान की इंपॉर्टेंस क्या है यार, वो क्रूड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, भले ही उस पर अभी भी सैंक्शंस पड़े हुए हैं, लेकिन होगा क्या अगर ईरान इस युद्ध में कूद जाता है ना, उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे देश पे भी इंपैक्ट होगा। अगर आप सिर्फ इस युद्ध का इंपैक्ट देखना चाहते हो तो क्रूड प्राइसेस पे ध्यान दो, कितने बढ़ के आए हैं क्रूड प्राइसेस। क्रूड में आपको देखने को मिला है लगभग 3.5% की तेजी है यार। 3.5% क्रूड आजकल ऐसे ही बिना खबर के कूद रहा है। पिछले एक हफ्ते की कहानी बता रहा हूं। क्रूड जो कि 95 पे चल रहा था, वो गिर के लगभग 83-84 पे आ गया था। 12-12.5% की गिरावट क्रूड में पिछले एक हफ्ते में हो गई है बिना खबर के। तो इस खबर की वजह से अगर 3-3.5%, मैं तो कहता हूं अगर ये कूद के 92 तक भी पहुंच जाता है तो भी इतना एक्सेप्टेबल है, इतना हमें कोई चिंता नहीं है। 92 तक भी कूद जाएगा, क्योंकि ये खबर से ज्यादा इंपैक्ट है। एक हफ्ते में वो 12%, 12.5% गिरा भी तो है, तो पूरी पिक्चर देखोगे। इसीलिए मैं नहीं मानता हूं कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब हो क्या रहा है ना, क्योंकि सब जगह इस चीज की लगातार चर्चा चल रही है, युद्ध हो रहा है, ये देखो रॉकेट फायर कर दिया, ये बिल्डिंग गिर गई, वो बिल्डिंग गिर गई, ये मर गया, उसको ब्लर करके दिखा दिया। अब क्या होता है ना, ये फियर क्रिएट कर रहे हैं, जबरदस्ती का फियर। यार क्या ये पहली ऐसी लोकेशन है जहां पे युद्ध चल रहा है?
ये कोई पहली लोकेशन है? नहीं, पहली लोकेशन नहीं है यार, हमारे यहाँ भी इवेंट होते रहते हैं। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध आज तक चल रहा है, लगभग पौने 2 साल होने को आए हैं, अभी भी युद्ध चल रहा है, हर जगह युद्ध चलते रहते हैं, युद्ध कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको न्यूज वाले 2-3 दिन के लिए टीआरपी के लिए इतना ज्यादा दिखाने लगते हैं ना, इतना ज्यादा दिखाने लगते हैं, उस पे हम जैसे यूट्यूबर ओवर एनालिसिस करने लगते हैं कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी मैं कह दूं कि इसकी वजह से मार्केट 20% क्रैश हो जाएगा, और तब उस पे ज्यादा व्यूज आएगा। तो बताने में तो ये सारी फायदा है, लेकिन जब तक इसमें बाकी अरब नेशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर इसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आएगा तो एक बार मैं एंट्री करने का प्रयास करना चाहूंगा, इसमें अपनी रिस्क को नॉर्मल रख के बराबर करके एंटर करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं। तो ये खबर इसीलिए मैं उतना ज्यादा इस पे वेटेज नहीं दे रहा हूं। हाँ, सब लोग बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। स्टॉक मार्केट के लिए इतना ज्यादा अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। और अगर आप देखना चाहते हो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्रूड ऑयल जिस दिन 95 के ऊपर चला जाए इस खबर की वजह से, वो आप उस दिन बात करेंगे, उसके पहले नहीं, क्योंकि क्रूड 12.5% गिर चुका था, आज 3% कूद रहा है, तो नॉर्मल चीज है। अच्छा, लेकिन इस खबर का अब दूसरा पहलू देख लेते हैं। इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इंपैक्ट पड़ेगा कि ऊपर लेवल पे आप फिर से टिक नहीं पाओगे, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी ऐड हो गई है। अच्छा, ये खबर नहीं थी तो भी तो हम लोग बात कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स हाई है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हाई है। आप पिछले 10 से 15 दिन के वीडियो देख लो, 10 से 15 दिन के वीडियो देख लो, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 19725 आपकी एक रेजिस्टेंस है, 19800 860 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। ये खबर नहीं आई थी तब भी यही चर्चा कर रहे थे कि नहीं निकाल पाओगे। तो अब क्या है, उसमें एक और चीज ऐड हो गई है। बस ये क्या करेगा ना कि उसी चीज को और ज्यादा कंफर्म करेगा कि ऊपर के लेवल पे टिकना मुश्किल है। ये खबर नहीं भी होती तो भी सेम स्टेटमेंट होता मेरा। रीजन क्या है कि डॉलर इंडेक्स देखो 106 पे है, इस खबर की वजह से थोड़ा ऊपर आया है। और अगर आप इंपैक्ट देखना चाहते हो, क्रूड थोड़ा ऊपर आ सकता है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर आ सकता है। आप कहोगे क्यों डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर आ सकता है? क्योंकि बॉस, जब भी अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में बढ़ती है ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी जगह पे निवेश करना चाहते हैं जहां पे रिस्क कम है। तो वो कौन सी जगह है? वो यूएस के बॉन्ड्स हैं। अब यूएस के बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए क्या उनकी करेंसी खरीदनी पड़ेगी, तो उनकी करेंसी जब खरीदते हो तो डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। सारी चीजें आपकी कनेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स हल्की सी बढ़ के आई है, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पहले से ही हाई है, 4.8 पे है। क्रूड हल्का सा बढ़ के आया है, नॉर्मल है, 12.5% पिछले हफ्ते गिरा हुआ है। तो इस तरह से आपको देखना है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नीचे बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो एंट्री की मौके हैं, ऊपर हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ऊपर से आपको बार बार रिजेक्शन आती रहेगी। ये खबर के बिना भी था, इस खबर के साथ ये चीज और ज्यादा हम कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हैं। ये इंपैक्ट है इस खबर का, और पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और आप लोग को शुक्रिया कि आपने कमेंट सेक्शन में बोला कि भाई तुम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगा हाँ यार, मुझे नहीं लग रहा इतना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ, मुझे अपने ओपिनियन रखने चाहिए। ये मेरे ओपिनियन थे। अगर कहीं भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, अरब नेशन में ईरान हो सकता है एंटर कर जाए, सऊदी अरेबिया वाला एंगल है, आप ये भी कह सकते हो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, यार इसमें बहुत सारी चीजें, अगर आप डिटेल में जाओगे ना, मैं चर्चा करता रहूंगा, जियो पॉलिटिकल चर्चा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वॉर की, युद्ध की, जो चेंज हो सकती है आगे, वो ये कहती है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चेंज होगा अगर कुछ, तो हम उस पर डेफिनेटली और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है वो कहां पे बताओगे? कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसी वजह से आज इस पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए ट्रेड टेक अवे की बात करते हैं सिंपल शब्दों में। अगर किसी भी खबर, ये खबर वो खबर कोई खबर, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 1% और गिर जाता है, हम वेट कर रहे हैं 1% और गिरने का, तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास आ जाओगे, तब मैं सोचूंगा एंट्री करने की। फिर मैं नहीं सोचूंगा बेचने की, ब्रेकडाउन नहीं सोचूंगा, फिर मैं सोचूंगा एक बार एंट्री कर लेते हैं, मेरी स्टॉप लॉस काफी नजदीक आएगी और वो रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर देगी। ठीक है, तो 1% और गिरावट हम मान के चल सकते हैं, उससे ज्यादा इंपैक्ट अभी हम नहीं मान रहे फिलहाल। बिल्कुल क्लियरली है, इसको नंबर्स के फॉर्म में भी बता दिया। देखो, एक इंपैक्ट इस वॉर का जरूर आएगा, वो है एफआईआई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? एफआईआई हमारे यहाँ पहले से बेच रहे थे ना, कल का आंकड़ा थोड़ा बेटर था, मैंने इसकी चर्चा की है, लेकिन उसके पहले का आंकड़ा यहां पे मैं आपके लिए ओपन कर देता हूं अगर मुझे मिल जाए। उसके पहले का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो इन लोग बेच रहे थे ना,
अब क्या होगा कि एफआईआई इस खबर के बाद थोड़ा और ज्यादा बेच सकता है। यहाँ पे पिछले दिन थोड़ी सी बाइंग की आपको फिगर देखने को मिली थी 6 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद इस खबर की वजह से क्या होगा ना, एफआईआई थोड़ा और बेचेंगे, क्योंकि सबसे डरपोक विश्व में कौन है? अमरीकी और ये जो विदेशी निवेशक होते हैं ना, ये सबसे डरपोक है। ये सबसे पहले पैसा निकाल के बॉन्ड मार्केट में डालने लगेंगे किसी भी अनसर्टिनिटी पे, वो इजराइल इसकी हो, रशिया यूक्रेन की हो, वो 4-5 दिन, एक हफ्ते अपना पैसा निकाल के इधर उधर भाग जाते हैं। ये बात तो सच है। तो हमें सेल फिगर देखने को मिल सकते हैं। इस डेटा को हम अपलोड आपके लिए कर देंगे, अपडेट भी कर देंगे। अच्छा, हमें ध्यान रखना है कि एफआईआई ऐसा नहीं है, कोई दूध के धुले नहीं है। कल का फिगर थोड़ा बेटर हुआ था, लेकिन अभी भी 85,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास निगेटिव शॉर्ट बैठे हुए हैं एफआईआई, इसीलिए ऊपर के लेवल पे हम ज्यादा टिक नहीं पा रहे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, मैं कहूंगा एफआईआई का फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस खबर पे। इस खबर की आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन एफआईआई का फिगर तो आपको दिख रहा है ना। अगर यही शॉर्ट जो 85,000 शॉर्ट है, ये मान लो 1 लाख शॉर्ट हो जाता है, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ के आ जाता है, तो क्या जरूरत है आपको ये बात चर्चा करने की, इजराइल ने इस पे मिसाइल मार दी, उसने इस पे मिसाइल मार दी? नहीं, आप कहो कि यार एफआईआई बेच रहा है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव हो गए, कल 85,000 पहले ही से बैठे हुए हैं, अब 1 लाख हो गए, तो बाजार कहां से टिकेगा ऊपर के लेवल पे? तो ऊपर के लेवल पे नहीं खरीदेंगे। ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये जियो पॉलिटिकल साइड हम लोग कितना भी चाले, मजा बड़ा आता है। हम भी चर्चा करते हैं, अपने दोस्तों में बैठेंगे तो भी चर्चा करेंगे 4 लोगों के बीच में, लेकिन स्टॉक मार्केट के हिसाब से उतना रेलेवेंट नहीं है। उसकी प्रॉक्सी हमारे पास ये सारे डेटा के फॉर्मेट में। तो अगर आप चाहो इसको सिंपली क्रूड ऑयल, उसकी प्राइस देखो, एफआईआई के फिगर देखो, क्या ये शॉर्ट फिगर 85,000 से 95-1 लाख हो जा रहे हैं, तो आपको खुद समझ आ जाएगा, हाँ निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, दिख रहा है, भाग रहे हैं, ये बेच रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो फिगर पे नजर रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। अच्छा, उसके बाद मुझे लगता है बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, इसलिए नहीं, खबर की वजह से तो है ही, लेकिन जिस टाइप की ऑप्शन चेन में डेटा बने हुए हैं ना बैंक निफ्टी के लिए, वो थोड़े से ज्यादा बुरे हैं। निफ्टी में एवरेज हैं, बैंक निफ्टी में बुरे हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। डेटा बैंक निफ्टी के थोड़े खराब है, स्पेशली जब आप 44,000 के नीचे बंद हो रहे हो। अब समरी की बात करते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे, काफी डिटेल हो गई। सबसे पहले निफ्टी की टेक्निकल हल्की सी निगेटिव है, अगर मुझसे पूछोगे न्यूट्रल टू निगेटिव है। ऑप्शन चेन निफ्टी की न्यूट्रल है, एफआईआई का डेटा अपलोड कर दूंगा 9 से 10 के बीच में इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही है, हमेशा अपलोड करता ही हूं। बैंक निफ्टी टेक्निकल निगेटिव है, ऑप्शन चेन निगेटिव, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा डेटा ज्यादा निगेटिव बढ़ के आ रहा है। फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। आइए थोड़ा डिटेल में आते हैं निफ्टी की। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे आओगे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल ही कि ऊपर के लेवल पे भले ही ये न्यूज भी नहीं आती, तो भी ऐसा नहीं था कि आप कोई ब्रेकआउट देने वाले थे, क्योंकि दो बड़े रेजिस्टेंस है, इनकी हमने चर्चा की थी। सबसे पहली ये ट्रेंड लाइन आपको बताया था कि वायरस वाले लो को जब कनेक्ट करते हैं हम लोग, ये जो लो बनी थी जून 2022 में, जो सबसे नीचे हम लोग गए थे 15,200-300 के आसपास आई थिंक गए थे, उसके लो को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको देखने को मिलता है वो एक रेजिस्टेंस निकल के आती है, जो मैंने आपको बताई थी, ये डार्क रेड लाइन से। और ये लेवल आपको बिल्कुल क्लियरली कल के ही एनालिसिस में चर्चा की थी कि ये 19,675 से 19,725 के ये पहली रेजिस्टेंस है, और उसको मैंने चैनल के अंदर भी बंद किया था, वो आप यहां पे देख सकते हो। इसके बारे में काफी चर्चा कर चुका है, ये भी रेजिस्टेंस ही। दूसरी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 19,800 के आसपास थी, वो कल के एनालिसिस में ट्रेड सेटअप यहां पे आप देख सकते हो 19,780 19,800 की दी थी। वहां पे आप देख सकते हो बेसिकली एक आपकी ये जो अप ट्रेंड है ना, लॉन्गर ट्रेंड है, उसकी रेजिस्टेंस निकल के आती है, जिसके दोनों बॉटम को आप जोड़ के ये चैनल बनाते हो। ब्लूइश चैनल आपको यहाँ पे दिख रहा है 19,800। अभी आप देखोगे तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अभी हाईएस्ट जो पोजीशन बनी है मंदी की 19,800 पे बनी है, तो यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ओवरऑल निकल के आती है। लेकिन अब आप कहोगे थोड़ी दूर है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं टेक्निकली। पहली सपोर्ट 19,500 पे है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये ब्लैक चैनल से दिख रहा है आपको। लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात है, 19,500 को डिफेंड करता है, कई बार करता है, लेकिन जब भी 19,500 को ब्रेक करता है ना, तो 19,300, ध्यान रखना, 19,300 तक का रास्ता खुल जाता है। और 19,300 लगभग कितना दूर है यहां से? 1% दूर है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, अगर किसी की खबर की वजह से 1% की गिरावट और हो जाती है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ जाते हो 19,300। आपने बार बार 19,300 19,250 बार बार
कई बार डिफेंड किया है और इसको ब्रेक करना है इस खबर के बावजूद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब इतना इजी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इजी नहीं होगा इसको ब्रेक करना। 19300 19250 ये चीज हमने टेक्निकली देखी है। ऑप्शन चेन में भी यही चीज एक बार देख लेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लोगे, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, डे लो पे क्लोजिंग हुई है वो बात अलग है, लेकिन इंट्राडे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ऊपर भी गया है, ऊपर भी गया है। फिर बेसिकली ऊपर टिकना आपका मुश्किल हो जाएगा। देखो टिकने के रीजन नहीं है, नीचे से खरीदारी आएगी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी भी बोल रहा हूं 19,300 के आसपास बार बार खरीदारी आएगी। लेकिन क्या होगा जब आप 19,600 19,700 तो रेंज, अब तो सपना 19,600 19,700 की रेंज में जाते हो तो बार बार रिजेक्शन आएगा, क्योंकि वहां पे ऊपर टिकने के लिए आपके पास सपोर्ट नहीं है। एक बार इजराइल और हमास का वॉर हटा भी दो तो भी डॉलर इंडेक्स, आपकी बॉन्ड यील्ड आपको टिकने नहीं देगी ऊपर के लेवल पे, पहले भी नहीं टिकने देगी, अब एक खबर ऐड हो गई है तो दिक्कतें हैं। ऑप्शन चेन में आते हैं, ऊपर के लेवल पे दिक्कत है, नीचे तो अभी भी मैं मानता हूं ठीक है। ऑप्शन चेन में निकल के आते हैं, देखते हैं कहां पे सपोर्ट है। हमेशा की तरह पूरी डायरी में डेटा मैंने बना के रखा है, चर्चा कर लेते हैं। अच्छा आज आपको थोड़ी जो गिरावट और मिली है वो शॉर्ट आपकी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, जिन्होंने कल तेजी की पोजीशन बनाई थी। कल अगर आपने वीडियो देखा था मैंने कहा था कि ऑप्शन चेन टिल्टेड है बुलिश साइड पे, बहुत ज्यादा बुलिश साइड पे। कल का डेटा यहां पे आपके सामने है, मैंने वीडियो में बनाया था, जिसने वीडियो देखा उसको याद होगा। मैंने बोला था बड़ा अजीब है कि हाईएस्ट मंदी की पोजीशन 20,000 पे बन रही है, बेसिकली ये हेजिंग के लिए बन रही थी, मैंने यही आपको बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जब भी एक साइड पे बहुत ज्यादा ऑप्शन चेन टिल्टेड होती है तो फिर उल्टे साइड का मूव आता है। कल बुलिश साइड पे टिल्ट थी, आज बेरिश मूव आया है। कल के अगर आप ऑप्शन चेन वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन चेन बैलेंस हो गई है, ये होता ही है यार, हर बार देखने को मिलता है, रीजन अलग अलग होते हैं, लेकिन जब एक साइड अतः कुछ भी कर दो, ऑप्शन चेन मान लो ओवर बुलिश है, बेयर्स को मौका ही नहीं दे रही है, बेयर्स की पोजीशन ही नहीं बनी है, तो आपको अगले दिन देखने को मिलता है कि बेयर्स की पोजीशन बनेगी। बैलेंस हमेशा जरूरी है, चाहे ऑप्शन चेन हो चाहे जिंदगी, बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑप्शन चेन हो गई बैलेंस, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले सपोर्ट की। ऑप्शन चेन के हिसाब से हाईएस्ट सपोर्ट कहां पे है, 19,500 पे। 19,500 का इंपॉर्टेंस टेक्निकली भी देखा, ऑप्शन चेन में देख लो, यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है पूरी ऑप्शन चेन में, 83 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 12 लाख जो कि हाईएस्ट है यहाँ पे जुड़े हैं। देखोगे ज्यादा नहीं जुड़े हैं, सिर्फ 12 लाख। तो आज बुल्स की एंट्री नहीं हो पाई, आज बुल्स थोड़े घबराए हुए थे और खरीदने का कोई रीजन नहीं था, दबाव बिना मतलब बना हुआ था, कोई रीजन नहीं था, तो क्यों ही, तो सिर्फ 12 लाख की पोजीशन ऐड हुई है। दूसरी बात है, यहाँ पे स्टार नहीं लगाया, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे मजबूत सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल नहीं, ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,250 19,300 है, जहां पे S2 और स्टार लगाता हूं, बिल्कुल क्लियरली, शक नहीं है। 19,500 जब भी ब्रेक होता है 200 पॉइंट के जगह खोल देता है और वो आपको एंट्री के पॉइंट देता है, तो ध्यान रखना। ऊपर रेजिस्टेंस, आज बेयर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, बिल्कुल नहीं, दबा के पोजीशन बनाई गई है। सबसे पहली रेजिस्टेंस 19,600 पे है, यहां पे देखोगे अच्छे खासे रिस्पेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 72 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, ओवरऑल 72 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, अच्छे हैं, ठीक है। पहली रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 19,800 पे है, 78 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, सबसे बड़ी है। शक है मुझे कि यहां तक आ पाओगे, यहां तक तो आप आ ही नहीं पाओगे, लेकिन ऑप्शन चेन कह रही है। तो इसके बीच में एक लेवल आता है 19,700 के आसपास, ये टेक्निकल आता है। ऑप्शन चेन में भी देखोगे 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन टेक्निकली ऑप्शन चेन दोनों जोड़ोगे तो मिड पॉइंट पे आपकी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आएगी, जहां पे स्टार लगा दूंगा आते आते। अच्छा आज ऑप्शन चेन बैलेंस्ड है, तो इसका प्रमाण एक और डेटा दे रहा है ना, पुट कॉल रेशियो भी तो यही चीज कह रहा है, 0.98 न्यूट्रल हो गया है, बिल्कुल न्यूट्रल है, हल्का सा बेयरिश टाइप पे टिल्ट है, एकदम हल्का सा, लेकिन इसकी वजह से कोई रिकवरी नहीं आने वाली है, वो लेवल से ही आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पुट कॉल रेशियो आपको बचा लेगी, नहीं, बचाएगा आपको लेवल। कौन सा लेवल, 19,500 ब्रेक होने पे 19,300 वो बचा लेगा, लेकिन पुट कॉल रेशियो नहीं बचा पाएगा आपको, इसको इग्नोर कर दो। आज ब्रॉडर मार्केट बहुत ही खराब था, मतलब आज तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चर्चा क्या हो रही है, युद्ध में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल मतलब बवाल मच गया है यार यूट्यूब पे, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, मैंने अवॉइड किया था लेकिन चर्चा सब लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है यार रिटेलर्स ने भी आज बेचा है,
मतलब रिटेल ट्रेडर्स की भी बिकवाली आई है, एफआईआई की तो आएगी, वो तो सबसे बड़े डरपोक है, लेकिन रिटेल्स का भी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। ब्रॉडर मार्केट में आज मिड कैप गिरा, स्मॉल कैप गिरा। निफ्टी 500 में देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप सारा मिला के आज एक शेयर गिर रहा था, एक शेयर बढ़ रहा था, उसके सामने 10 शेयर गिर रहे थे। इतना बुरा ब्रॉडर मार्केट बहुत बुरा यार। तो मुझे लगता है आज रिटेल ने भी बेचा है, आज आपके एफआई ने भी बेचे हैं, और रिटेल बेच रहा है तो हमारे डीआईआई कितना ही खरीद लेंगे। छोटा आंकड़ा आएगा भी पॉजिटिव, बहुत छोटा आएगा, क्योंकि रिटेलर ही तो है डीआईआई, और कोई डिफरेंस तो है नहीं। खैर उसकी चर्चा कभी और करेंगे। निफ्टी 50 में देखोगे तो बुरा, भाई सब जगह बुरा है। 7 शेयर ऊपर थे, उसके सामने 43 शेयर नीचे थे। कल हम लोग एक चीज की चर्चा कर रहे थे, कल का वीडियो जिसने देखा था, वॉलिटिलिटी इंडेक्स। कल ही बात कर रहे थे, वॉलिटिलिटी इंडेक्स बहुत ही नीचे थी। कल कहां पे थी मैं आपको एक बार देख के बता देता हूं। कल विक्स 10.3 पे थी। मैंने बोला था बड़ी नीचे है यार, मुझे लगता है ऊपर आएगी। 11.2 तक आने की बात कही थी। बोला था कि इस हफ्ते 11.2 तक आएगी, मुझे नहीं पता था आज ही आ जाएगी। भाई 10.5% का इजाफा हुआ है विक्स में, 11.4 पे है। इसका प्रभाव आपको एक चीज समझना है एज अ ट्रेडर, किसी भी लेवल पे अगर आप ऑप्शन बायर हो। अब क्या होती है, ऑप्शन प्रीमियम 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक डायरेक्शन, एक समय जिसे आप थीटा कहते हो, है ना, तभी तो कहते हैं एक्सपायरी के पहले बहुत तेजी से प्रीमियम खत्म हो रही है। तो एक डायरेक्शन जिसे आप नापते हो डेल्टा से, समय जिसको आप नापते हो थीटा से, लेकिन तीसरा भूल जाते हैं, वॉलिटिलिटी, वेगा से। उससे भी आपकी ऑप्शन की प्राइसेस या प्रीमियम डिटरमाइन होती है। अब क्या होगा, कल तक ऑप्शन खरीदारी सस्ती थी, अब वॉलिटिलिटी इंडेक्स 11% बढ़ने की वजह से ना ऑप्शन की प्राइसेस बढ़ चुकी है। यानी अब ऑप्शन खरीद के कल के अगर संदर्भ में कंपेयर करोगे तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन की वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, प्राइसेस बढ़ गई है, आपको खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये चीज समझना है। इसीलिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो ना ट्रेड करो, 1-2 दिन रुक जाओ, फिक्स थोड़ी नीचे आ जाए, ये इजराइल और ये सब चीज ठंडी हो जाए, आराम से ट्रेड करना। लेकिन करना ही करना है तो ट्राई करो बेस्ट लेवल से करना, चाहे मंदी चाहे तेजी, दोनों ही साइड, किसी भी साइड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। करो फिर बेस्ट लेवल पे आने दो। मतलब अब वो बात नहीं है कि किसी भी लेवल पे आप एंटर करोगे तो ठीक है आराम से पैसा बन जाएगा, नहीं, महंगा, प्रीमियम महंगा है ना, अब ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। जब ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, अब सोचो कि आपको कोई टीवी खरीदनी है, उस टीवी के लिए आपको ज्यादा पैसा देना होगा, तो आप रात दिन फिर टीवी की रिसर्च करते हो ना, कौन सी अच्छी है, कितनी स्क्रीन अच्छी है, कितने अच्छे कलर दिखाएगी, कितना ज्यादा ब्रॉड कलर दिखाएगी, बड़ी रिसर्च करते हो। तो ऑप्शन में भी तो वही काम करो। अब ऑप्शन के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो अब आप रिसर्च करो कौन सा बेस्ट लेवल है, अगर बेचना है खरीदना है कौन सा बेस्ट लेवल है, उस बेस्ट लेवल से ही करो, बीच में एक्शन मत करना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आपको ऑप्शन सेलर्स थोड़े से खुश होते हुए नजर आएंगे, थोड़े से खुश होते हुए नजर आएंगे। आप फाइनली थोड़ी प्रीमियम बढ़ रही है यार, पहले से बिल्कुल प्रीमियम ही नहीं थी, ध्यान रखना इस चीज को। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं यार, हम लोग जा रहे हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। दोनों में थोड़ा ज्यादा कमजोर बैंक निफ्टी है। देखो ऑप्शन चेन के हिसाब से ज्यादा बुरा है बैंक निफ्टी में। आज देखोगे अगेन एक डोजी का फॉर्मेशन है, वॉल्यूम देखोगे तो निफ्टी जैसे ही लो वॉल्यूम पे हुई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है यार कि आप 44,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी हो, वो टेक्निकली तो एक चीज खराब है, बहुत खराब नहीं है, क्योंकि आप 43,800 पे हो। आज डिफेंड कौन सी की, 43,800 को डिफेंड की ना, आज की लो देखोगे तो 43,800 की है। 3 पॉइंट बैंक निफ्टी में मत गिनना, 43,800 की ही है। और 43,800 पे एक सपोर्ट है, क्या मजबूत सपोर्ट है? हाँ। क्या सबसे मजबूत सपोर्ट है? नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन सबसे मजबूत सपोर्ट नहीं है, स्पेशली जितना खराब मूड माहौल है। अगर यहां से 200 पॉइंट गिर जाता है तो आप तैयार रहो, फिर 200 पॉइंट बस यहां से और गिर जाए 43,800 से, ठीक है। फिर आपकी बेस्ट जो लेवल निकालते हैं वो 43,600 से 43,500, बड़ी शानदार लेवल है, बहुत शानदार लेवल है। मतलब बुरे बुरे समय में आपने इसको डिफेंड किया है, कई बार डिफेंड किया है, इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना। जैसे निफ्टी में 19,300 19,250 है, बैंक निफ्टी में 43,600 43,500 या 43,400, ये 200 पॉइंट के रेंज है। बड़ी मजबूत है ये सपोर्ट। मतलब इसमें फील लेके बोलना चाह रहा था, शब्द इधर उधर हो गए, मतलब समझ लो यार, फीलिंग सबसे मजबूत यही सपोर्ट है। स्टार विस्टार लगा देंगे आपके लिए। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं।
चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन ज्यादा बुरी है और फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इसीलिए बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा मतलब खतरा नजर आ रहा है यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है, आप 44,000 के नीचे चले गए। कल आप देखोगे हाईएस्ट पोजीशन 44,300 पे थी, वो बेचारे तेजी वाले कट गए। 44,000 पे सेकंड पोजीशन थी, वो भी कट गए। 44,000 पे नीचे आने पे तेजी वाले फंस चुके हैं और मंदी वालों की पोजीशन है। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, मेरी गलती है, मुझे क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो देखो 44,000 पे देखो, सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, मंदी की चर्चा करेंगे। यहाँ पे 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 26 लाख आई मीन 27 लाख कह लो ऐड हुए हैं, जो कि हाईएस्ट है, पूरी तरह से हाईएस्ट है। ये तो मंदी वाले हैं, उनकी सेना खड़ी है, पीट रही है, जीत रही है 44,000 को, इसको भी युद्ध मानो, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है ना, इसको युद्ध मानो। बेयर्स की सेना जीत रही है, 35 लाख की सेना है, उस सेना में 27 लाख जवान आज ही ऐड हुए हैं, सोचो बड़ी इंटेंस लड़ाई है। लेकिन उसके सामने 44,000 के युद्ध भूमि में तेजी के 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट फंस भी गए हैं। ये बेचारे वो तेजी वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी तैनाती फ्राइडे और थर्सडे को हुई होगी, उन्होंने पोजीशन बनाई होगी। अब उसके नीचे ट्रेड कर रहे हो आप, एक्सपायरी के एक दिन पहले हो और ये ट्रैप हो चुके हैं। अब क्या होगा ना, 44,000 आपके लिए पहली रेजिस्टेंस बन के आएगी। ये बेचारे जो 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट फंसे हुए हैं, ये पहले भागने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको एक रेजिस्टेंस जैसे ऑपरेट करेगी। ये चीज ध्यान देना, इसीलिए 44,000 आपकी पहली रेजिस्टेंस जैसे बन के आ रही है। और ये बुरा है ऑप्शन चेन के हिसाब से कि बेचारे बुल्स ट्रैप हो गए हैं। नीचे 43,800 पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छी सपोर्ट है, S1 बनाऊंगा। सबसे बढ़िया सपोर्ट 43,600 से 43,600 से 43,400 है, S2 है, स्टार है, ठीक, बस बात खत्म। ऊपर 44,000 के ऊपर निकल जाता है कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब सपने देखने में क्या जा रहा है, ऊपर निकल जाता है तो क्या होगा, 44,500 44,600 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। R2 स्टार ले लो, जो ले लो, बस इतना ही चर्चा करेंगे। पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं यार, मुंह सूख गया यार बोल बोल के। पुट कॉल रेशियो 0.74, अच्छी है, बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, हल्की है ना, हल्की है। निफ्टी वाली इग्नोर कर दी, बोला ना निफ्टी वाली इग्नोर कर दो, बैंक निफ्टी वाली इग्नोर मत करो, इसको देखो, ये अच्छी है। अगर आप थोड़ा और गिर जाते हो, मान लो अभी आप 43,900 पे चल रहे हो ना, 300 पॉइंट गिर के 43,500 43,600 की रेंज में आ जाते हो, तो ये पुट कॉल रेशियो भी तो गिर जाएगी। ये गिर के कहीं ना कहीं 0.6 0.55 इस रेंज में आ जाएगी, जो अच्छी है। ये आपका सपोर्ट करेगी, इसको देखते रहना। इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही कम होके आएगी, हेल्प करेगी, बढ़िया चीज है, ध्यान देना, इग्नोर मत करना इसको। इसके अलावा बैंक निफ्टी भाई पीछे थोड़ी है, हाई बीटा है, ज्यादा वोलेटाइल है ना बैंक निफ्टी निफ्टी से। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो भाई आज तो बैंड बजी हुई थी। क्यों बैंड बजी हुई थी, एक भी शेयर ऊपर नहीं था, 12 के 12 शेयर नीचे थे, पूरी बैंड बजी हुई थी। और सरकारी बैंकों में क्या है भाई, इनका नाम क्या है, ये कहलाते हैं हाई बीटा। हाई बीटा मतलब ज्यादा वोलेटाइल। तो अपने नाम को प्रूव करते हुए आज 3% नीचे थे। इनकी भी क्या ही गलती है, मिड कैप आज 1.5%, स्मॉल कैप लगभग 0.25% गिरे थे। तो आज ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट थी और रिटेलर्स का मैंने बोला ही कि हो सकता है कि कुछ वाली उनकी भी हो, देखेंगे। आज डेटा देखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज FII का डेटा देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इतना बोल दिया है तो अब स्ट्रेटेजी की बात करेंगे ना। देखो कल और आज की स्ट्रेटेजी में मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं है। ये न्यूज आ रही है, ठीक है, मैं कहता हूं 1% नीचे गिर जाए बाजार, ट्रेड सेटअप 10 अक्टूबर का 1% और गिर जाए, एंट्री के मौके बनेंगे नीचे के साइड, ठीक है। अच्छा ऊपर के साइड बेचने की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पूरा मूड माहौल तो निगेटिव है ना। ऊपर आएगा तो बेच भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा किसी के सगे नहीं है, हम लोग दोनों साइड काम करेंगे भाई। हमारा मानना है कि रेंज में रहेगा, नीचे मेरा मानना है कि 19,300 19,250 नहीं ब्रेक होगी, ऊपर के साइड लगभग 19,750 19,800 ब्रेक नहीं होगी। तो ऊपर की साइड रेंज पता चल गई, नीचे की साइड किसी भी साइड पहले आ जाए उस साइड से आप तेजी करो, नीचे पहले आ जाए तो तेजी करेंगे, ऊपर पहले आ जाए तो बिक वाले करेंगे, किसी के सगे नहीं है, दोनों साइड से ट्रेड करेंगे। लेकिन हाँ इतने बुरे मूड माहौल में भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आता है, जो क्योंकि मूड माहौल खराब है तो नीचे आने की संभावना ज्यादा है, तो एंट्री करने में बुराई नहीं है, क्योंकि फिर वहां पे आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ी बेटर होगी और काफी मजबूत सपोर्ट भी है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं उस लेवल का। सबसे पहले निफ्टी में पहला सपोर्ट 19,500 से 19,460 है, ये पहली सपोर्ट है, आज रुकी है।
और आप देखोगे कल कौन सी सपोर्ट की बात कही थी, यही तो सपोर्ट की बात कही थी। आज का लो क्या है 19480, वहां से अच्छी खासी रिवर्सल भी आई थी और 19600 की तरफ बढ़ा भी था, इंट्राडे में सपोर्ट किया है। लेकिन कल नहीं, क्योंकि क्या होगा ना, आज डाउ भी खुलेगा, कल तो डाउ पॉजिटिव था, आज निगेटिव खुलेगा। अब हम उतना नहीं गिरेंगे जितना डाउ गिरेगा, हम गिर चुके भाई, हमने अपना काम कर दिया। तुम बड़े थे, हम नहीं बड़े, हमें तो वैसे भी खबर नहीं पसंद थी, वो तो छोड़ो। लेकिन सिंपल बात है, नीचे गिर जाएगा तो एंट्री करेंगे। कौन सा लेवल है एंट्री करने के लिए जहां पे बुल्स की एंट्री हो सकती है? ये 19330 से स्टार्ट होता है, ये पर्टिकुलर लेवल आपका निकल के आता है टेक्निकल से। लेकिन प्रॉपरली ये बात करोगे तो 19300 से 19250 ये पूरी 50 पॉइंट की रेंज आती है। बड़ी अच्छी रेंज है एंट्री करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो, आप में से कोई कहता है, मतलब जवान सोचता है कि भाई सब कुछ खराब है, एंट्री बनती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी है, स्टॉप लॉस पास है, अगर बुलिश साइड पे एंट्री करनी है तो ये लेवल है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं। अच्छा, मान लो आप कहते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे डर लगता है भाई, मार्केट के अगेंस्ट कुछ भी काम करने में डर लगता है, नहीं करेंगे, नेकेड कॉल ऑप्शन नहीं खरीदेंगे। तुम तो कह रहे हो प्रीमियम भी बढ़ गया है, नहीं खरीदेंगे, तो क्या करो? तो कॉल खरीदने की जगह आप बुल कॉल स्प्रेड बना लो यार, आराम से ट्रेड करो। मैं तो कहता हूं इस टाइप के माहौल में बुल कॉल स्प्रेड ही बनाओ नीचे आने पे। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा, एक तरफ कॉल ऑप्शन खरीदो। मान लो आपको तेजी करनी थी 19300 से, ठीक है, आपको लगा तेजी करनी थी 19300 से, तो 19300 की कॉल ऑप्शन खरीदोगे, वैसे भी खरीदते। उसके सामने आप 19400 19500 की एक कॉल ऑप्शन बेच दो। क्या प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, आराम से ठीक ठाक प्रीमियम लगेगी। मतलब मान लो आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं 5-6 हजार में, तो आई थिंक ये बन जाएगी आपकी जो मार्जिन चाहिए होंगे वो 20 से 25 हजार, 25 हजार मान लो ऑन हायर साइड। लेकिन ठीक है ना यार, थोड़े प्रीमियम दे के अगर आपको इस टाइप के मूड मॉल में जहां युद्ध चल रहा है, लोगों की जान का भरोसा नहीं है, आप ट्रेड कर पा रहे हो, आप करना चाहते हो, क्या बुरा है? वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ, वो भी अपनी डायरेक्शन को ट्रेड करने के लिए, कुछ नहीं तो सीखने के लिए ही तो अच्छा है। तो बढ़िया, तो देखो चीज जो है वो सच्चाई में ये है कि बुल कॉल स्प्रेड, वो स्प्रेड बना के जहां पे लिमिटेड रिस्क है, उस टाइप से एंट्री करना इज मच बेटर। आई विल प्रिफर इट मोर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। लेवल आपको बता दिया 19330 से 19250, स्टॉप लॉस 19200 की रख सकते हो। बिल्कुल सेफ होना चाहते हो, बिल्कुल सेफ, तो 19175 की, वरना आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली स्टॉप लॉस थोड़ी बहुत आप 19200 के आसपास ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, इतना आपको है। ऊपर रेजिस्टेंस 19585 19620 पहली रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 19675 19725, ध्यान रखना। ऊपर आएगा, अब मतलब अब तो सब कोई कह रहा है तो क्या ही नया बता दूंगा, लेकिन ऊपर बिकवाली भी आएगी। नहीं होल्ड करना है इन लेवल पे, पहले भी नहीं करना था, अभी भी नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर है। तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा इस चीज पे। ऊपर, और ऊपर तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में देखा ना 19800 के आसपास है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता चल गया ऑप्शन चेन में हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एड भी हुए हैं, ओवरऑल भी है। बस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे बेचारे बुल्स ट्रैप हो गए। पहली सपोर्ट जहां पे आप चल रहे हो 43800 के आसपास, वहीं पे है, ऑलमोस्ट यहीं पे अच्छी सपोर्ट है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाती है तो ठीक है, फिर आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट स्टार के साथ 43600 से 43500 की रेंज में आती है, काफी बढ़िया सपोर्ट है। स्टॉप लॉस 43400 की प्रॉपर निकल के आती है, इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन 43400 प्रॉपर है। ऊपर रेजिस्टेंस 44 से 44100 पहली रेजिस्टेंस है, देखा ऑप्शन चेन में क्या बेचारे ट्रैप हो गए, लेकिन निकल भी जाता है। 44400 से 44600 ब्रॉड निकल के आती है। लेकिन कल मैंने क्योंकि 44500 लिखी ही थी, अगर आप देख सकते हो, तो मैंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया है। 44500 44600 बड़ी, मतलब ये नहीं निकलेगी, आपको ही पता है। और उसके बाद वाली चर्चा ही नहीं करेंगे, तो बात खत्म है। सारे लेवल्स लिखे हुए हैं, जो चर्चा करने वाली बात थी कर दी है। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन मेरा कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं भाई। मुझे कभी लगता है कि कुछ ज्यादा बात करनी है तो कर देता हूँ, कभी लगता है जल्दी हो जाता है तो जल्दी कर देता हूँ। आप लोग कमेंट में बोलते हो इस पे चर्चा करो, कर देता हूँ। यार देखो, बेसिकली आप लोग शेयर होल्डर हो, ये कंपनी है, और मैं आपका मैनेजर हूं जिसको आपने अपॉइंट किया है। जो बोलोगे वो तो करना ही पड़ेगा बॉस। सलाम ठोक के जा रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं यार ये वॉर खत्म हो जाए, और प्रे करते हैं यार खत्म हो जाए। वैसे ही इतनी वॉर चल रही है, वहां रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, यहाँ इसराइल वाले अब हमास के साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन यहाँ वो युद्ध चल रहा है। बाकी ग्लोबल अगर आप देखते हो तो आर्मेनिया अजरबैजान वाला भी युद्ध चल रहा है। मतलब हर जगह बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है। हमारे यहाँ अपनी प्रॉब्लम है, अपनी समस्याएं हैं, सॉल्व हो जाए तो काफी अच्छा रहे। बट जानते ही हो ये सब हम लोग के हाथ में नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं हमारे कंट्रोल के ऊपर,
प्रे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं और ठीक है, चलो ठीक है। आप अपना ध्यान रखिएगा, घर-परिवार का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर, आई विल सी यू अगेन टुमारो।